नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। आप जानते हैं कि सीख स्टडी में करंट इवेंट के टॉपिक व करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट इवेंट के टॉपिक की। आखिर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है कि वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अफगानिस्तान में अमेरिका सेना के जो भी ठिकाने थे उनको नष्ट कर देना चाहिए और उन पर हवाई हमले कर देने चाहिए थे। हम जाने कि आखिर ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया है। कोई प्रेसिडेंट अपनी ही सेना के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कैसे कह सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे ये सब करना जो बाइडेन के लिए इतना आसान होता। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अफगानिस्तान की न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस समय अफगानिस्तान के संपूर्ण इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। केवल कुछ ही इलाके बचे हैं जो कि तालिबान के कब्जे में नहीं है। तालिबान जो कि एक टेररिस्ट संगठन है, जिसके यहाँ से कब्जा करने के बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उन्होंने देश छोड़ दिया। उसी के बाद से फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया था, आप देख सकते हैं उसको। तो उन्होंने क्या कहा है, अफगान तालिबान क्राइसिस, डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड बॉम्बिंग यूएस मिलिट्री बेसेस। एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें कि बात की जा रही है कि बॉम्ब द बेसेस, ट्रंप प्लान्स फॉर यूएस ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान लीव्स सोशल मीडिया पजल्ड। एक और आप देख सकते हैं, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जो कि ये बयान दिया है इन्होंने हाल ही में कि अमेरिका को अपने सैनिक ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए थी वहाँ से निकलने से पहले। सेनाओं, आप जानते हैं कि अमेरिका ट्रूप्स वहाँ अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं, जिसके बाद से वहाँ पर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो इसी को लेकर इन्होंने ये बयान जारी किया था। अब हम बात करेंगे, इन्होंने बयान तो जारी किया था लेकिन फ्रेंड आप जानते होंगे इन्हें हर जगह बैंड कर रखा है, सोशल मीडिया में हर जगह। तो इन्होंने कहाँ जारी किया, तो फ्रेंड इनके पास इस समय कम्युनिकेशन का मात्र एक ही साधन है लोगों के बीच, वह है फ्रेंड इनकी वेबसाइट। तो इन्होंने अपनी ही वेबसाइट में ऐसा कहा, आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उन्होंने कहा है जो बाइडेन को कि आप कम से कम अफगानिस्तान को छोड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर आपने इतनी जल्दबाजी दिखा भी दी थी अफगानिस्तान को छोड़ने में, तो कम से कम अपने सैनिकों को निकालने से पहले वहाँ पर आप जो भी वहाँ पर बेस इस्तेमाल कर रहे थे और जिनमें अत्याधुनिक सैन्य उपकरण थे, जो जिनकी लिफ्टिंग का खर्च बहुत ज़्यादा आता, आप उन्हें उठा के अमेरिका नहीं ला सकते तो कम से कम उन्हें नष्ट कर देते, जिससे कि ये खतरनाक विपनरी तालिबान के आतंकियों के हाथ में न लगती कम से कम। और इससे वह दूसरी को तबाह ना कर पाते, जैसा कि वो तबाह कर रहे हैं दूसरों को। इनके इस बयान की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, और जबकि जो बाइडेन की हर तरफ आलोचना हो रही है फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने सेना को निकालने में इतनी जल्दबाजी दिखाई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की स्थिति बिगड़ गई है और वहाँ पर तालिबान का कब्जा फिर से हो गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 20 वर्षों की अमेरिका की वहाँ पर की गई मेहनत बेकार चली गई। तो इसी के संबंध में फ्रेंड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया था। आगे और देखते हैं, हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले आपको वहाँ से अमेरिकन सिटीजन को निकालना चाहिए था, और उसके बाद से आप वहाँ के जितने भी सैन्य उपकरण थे उन सबको निकाल लेते हैं, और फिर आप जो भी ठिकाने यूज़ कर रहे थे उन पर बॉम्बिंग कर देनी चाहिए थी आपको, और फिर उसके बाद आप मिलिट्री को निकाल सकते थे वहाँ से, आप जानते हैं। तो इससे क्या होता, वहाँ पर जितनी भी वेपनरी थी वो आतंकियों के हाथ आने से बच जाती, और आतंकी उसका उपयोग नहीं कर पाते, ना कि अफगान के सेना के खिलाफ और ना ही अमेरिका सेना या किसी दूसरे देश की सेना के खिलाफ। लेकिन जो बाइडेन की जल्दबाजी व लापरवाही की वजह से हो गया इसका उल्टा। आप देख सकते हैं फ्रेंड इन फोटोज़ में कि आप देख सकते हैं ये अत्याधुनिक हेलमेट पहने और बुलेट प्रूफ जैकेट व अत्याधुनिक बंदूकें लिए ये किसी सेना के सैनिक नहीं है, बल्कि यह तालिबान के आतंकी हैं। देख सकते हैं आप इसमें, ये पूरी तरीके ऐसा लग रहा है इनको देखने पर कि ये किसी सेना के सैनिक हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं इन्होंने तालिबान का झंडा लेके रखा है, जिससे कि पता चल रहा है ये तालिबान के आतंकी संगठन है। और आप देख सकते हैं इनके कितनी अत्याधुनिक वेपनरी लग गई है, जिसका उपयोग ये उन्हीं सेना के खिलाफ कर सकते हैं और करेंगे भी जब इन पर अटैक किया जाएगा। तो इन सब की वजह से जो बाइडन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। एक और फोटो आप देख सकते हैं जिसमें कि इन आतंकी जो हैं कैसे नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं इसमें इनके पास नाइट विजन भी है, अत्याधुनिक बंदूकें लिए, और पूरी तरीके लग रहे हैं कि ये एक सेना के सैनिक हैं, लेकिन असल में ये आतंकी हैं। तो ये वेपनरी जो अमेरिकी सैनिकों की थी, और साथ ही साथ वहाँ पर नाटो सेनाएं और अन्य देश की जो सेनाएं थी वर्क कर रही थी,
तो ये सब वेपनरी जो कि अत्याधुनिक है इनके हाथ लग चुकी है। और इसमें बहुत ही फ्रेंड घातक हथियार हैं जो कि अमेरिकी सैनिकों के या फिर नाटो सेनाओं या अन्य दूसरे देशों की जो सेनाएं थी उनके हैं। इसके बाद से फ्रेंड स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके हवाई हमलों से तबाह कर देते, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? तो हम बात करेंगे स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी की। जी हाँ फ्रेंड, जिसका उपयोग पूर्व में पास्ट में कई सारी सेनाओं ने किया है। इसके अंतर्गत फ्रेंड कोई भी सेना जो कि वर्तमान समय में उस स्थान पर है, उस स्थान के सारे संसाधन नष्ट कर सकती थी, जो कि विदेशी सेना, कोई भी दूसरी सेना जो दुश्मन सेना आ रही है उन पर अटैक करने के लिए उसके हाथ कुछ भी ना लगे और वो फ्रेंड पूरी तरीके खाली हो, और दुश्मन सेना उस जगह के कोई भी फूड स्टोर, एग्रीकल्चर एरिया, वाटर रिसोर्सेज और कोई भी दूसरा संसाधन का उपयोग ना कर सके। और इसके अंतर्गत कभी कभी तो जो भी सेना यहाँ पर रहती थी वो वहाँ के लोकल सिटीजन को भी मार देती थी हवाई हमले करके। तो ये थी स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी, जिसका मुख्य उद्देश्य कोई भी ऐसा संसाधन ना छोड़ना जिसमें कि वह दुश्मन सेना के काम आ सके। अगर बात करें तो इस पॉलिसी यह कोई नई पॉलिसी नहीं है, पास्ट में इसका लंबे समय से उपयोग होता आ रहा है। बहुत बार सेनाओं ने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया है कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा के तबाह कर दिया गया है और उनके द्वारा कोई भी ऐसा सामान नहीं छोड़ा गया जो कि दुश्मन सेना के काम आ सके। आप इन फोटो में देख सकते हैं कि कैसे किसी सेना द्वारा उस एरिया को तबाह कर दिया जाता था बॉम्बिंग करके, और वो एरिया पूरी तरीके नष्ट हो जाता था, जिनमें कि सारे रिसोर्सेज तो खत्म हो ही जाते थे और साथ ही साथ वहाँ की कभी कभी लोकल पब्लिक का भी सत्यानाश हो जाता था फ्रेंड, उनको भी मरना पड़ता था इसकी वजह से। तो फ्रेंड ये काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता था कि आप ठीक है कि आपने रिसोर्सेज तबाह कर दिए, लेकिन आपने वहाँ की पब्लिक की जान क्यों ली। एक और फोटो आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे इसमें पूरी तरीके तबाह कर दिया गया है उस गांव को। आप घर जलते हुए देख सकते हैं और लोगों का पलायन करते हुए भी देख सकते हैं। एक और फोटो आप देख सकते हैं कि कैसे तबाह कर दिए गए हैं पूरे घरों को। ये द्वितीय वर्ल्ड वार की कुछ फोटो हैं जो कि फ्रेंड हैं, आगे और देखेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो पॉलिसी है इसका इस्तेमाल विभिन्न सेनाओं द्वारा पूर्व समय से ही किया जा रहा था, लेकिन इसका उपयोग रसिया ने बहुत ज़्यादा किया है। आप देखेंगे कि इसने वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी किया था इस पॉलिसी का, और फिर उसने फिर इस पॉलिसी का यूज़ किया था वर्ल्ड वार सेकेंड में भी। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि जर्मन्स ने जब बारबोसा मिशन के तहत अटैक किया था रसिया में, तो रसिया सेना जीतने की हालत में नहीं थी, तो उन्होंने यह स्ट्रेटजी अपनाई और यह फ्रेंड स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो जिस भी गांव को छोड़ते थे उसको पूरी तरीके नष्ट कर देते थे और वहाँ पर स्थित सारे संसाधन नष्ट कर देते थे कि कोई भी संसाधन जर्मन सेना के इस्तेमाल करने के लायक ना बचे और वो इसका इस्तेमाल ना कर पाए, ताकि कोई भी मदद ना मिल सके दुश्मन सेना को। और इन्होंने ऐसे ही इसका उपयोग किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी, जिसमें भी फ्रेंड इन्होंने यही पॉलिसी अपनाई थी कि आप गांव छोड़ दें तो वहाँ को पूरी तरीके तबाह कर दे उस गांव को, ताकि जो भी संसाधन है उस गांव के नष्ट हो जाए और वहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं बचे जो कि दुश्मन सेना के खिलाफ इस्तेमाल आ सके। तो यह थी स्क्रॉल्ड अर्थ पॉलिसी, जिसमें कि अपने जितने भी उपयोगी साधन होते थे उनका उपयोग करके सेना उनको पूरी तरीके नष्ट कर देती थी, और इसमें वेपनरी भी शामिल होती थी। अगर आप कहीं किसी वेपनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेस पर तो फ्रेंड उसको भी नष्ट कर सकते थे। अगर फ्रेंड आपको पता होगा तो यह भी पता होगा कि जो सैन्य ठिकाने होते हैं वो किसी एक छोटी सी जगह पे नहीं होते हैं, वो होते हैं काफ़ी बड़ी जगह में। तो फ्रेंड इसको तबाह करने के लिए जो भी सेनाएं होती थी वो कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लेती थी। अब कारपेट बॉम्बिंग क्या होती, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये फोटो को तो आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा। आप मान लीजिए कि ये बेस हैं जैसे, तो देखिए इनमें कैसे हवाई जहाज जो कि बॉम्बिंग करने के लिए होते हैं उनके द्वारा फ्रेंड इनको तबाह कर दिया जाता है। ढेर सारे बम एक साथ छोड़ दिए जाते हैं और ये बहुत बड़े एरिया को इकट्ठे तबाह कर देते हैं एक साथ, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कारपेट बॉम्बिंग कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें कारपेट बॉम्बिंग के बारे में बताया गया है कि इसमें एरिया को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन से तबाह कर दिया जाता है पूरी तरीके, और वो एरिया पूरी तरीके तबाह हो जाता है। वहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं बचता है जो कि किसी दूसरे सेना के इस्तेमाल करने लायक बचे, या फिर जो आपकी दुश्मन सेना है उसके खिलाफ आप इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप और देख सकते हैं, इस पर आपको और समझ में आएगा। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप कैसे हवाई जहाज कितने सारे बम इकट्ठे छोड़ रहे हैं,
जब भी ये बम गिरेंगे तो फ्रेंड वो एरिया पूरी तरीके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद उस एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा जो दुश्मन सेना के इस्तेमाल लायक बचे। अगर बात करें इससे पहले रसिया भी अफगानिस्तान में 1918 में प्रवेश कर चुका था। उसने भी अफगान को हराकर कब्जा जमा लिया था। दिन तो उसे सक्सेस मिली, लेकिन फिर उसे भी यही झेलना पड़ा। ऐसे ही आतंकी संगठन उसको लगातार परेशान कर रहे थे। इस दौरान उसने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए थे अफगानिस्तान में, तो उसे उम्मीद थी कि ये सब उसके काम आएंगे और वो अफगानिस्तान का अच्छे से दोहन कर पाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहाँ पे ऐसे ही संगठन जैसे कि तालिबान है, अलकायदा है, उसकी सेनाओं को लगातार परेशान करते रहे और वो कभी स्टेबल नहीं हो पाया, जिसके बाद से उसे ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगा और उसने केवल 10 साल में ही वहाँ से पैकअप कर लिया और वहाँ छोड़ने का डिसीजन ले लिया और उसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 1979 से 1989 के बीच उस पूरी तरीके रसियन सेना हार कर आ चुकी थी अफगानिस्तान से 10 वर्षों में ही। लेकिन जाने से पहले रसियन ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे और जो भी एग्रीकल्चर उन्होंने किया था उन सबको पूरी तरीके तबाह कर दिया था। आप देख सकते हैं उन्होंने संपूर्ण जो भी कैनाल बनाई थी उनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हर एक संसाधन जो रसियन उपयोग कर रहे थे वो उसको तबाह करते चले गए और इसको तबाह करने के लिए उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लिया। आप देख सकते थे, मैंने दिखाया पीछे फोटो में, आप फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में ये थी कारपेट बॉम्बिंग, जिसकी सहायता से रसियन ने संपूर्ण अफगानिस्तान को पूरी तरीके तबाह कर दिया और जिसके बाद से अफगानिस्तान कभी भी उभर नहीं पाया और उसकी इकोनॉमिक हालत हमेशा के लिए ख़राब हो गई है। लेकिन इस पॉलिसी में कई बार जो भी सेना होती थी वो वहाँ के लोकल सिटीजन को भी इस कारपेट बॉम्बिंग के द्वारा मार देती थी। तो फ्रेंड इस पर प्रश्न लग गया कि आप ठीक है रिसोर्सेज ख़त्म कर दे रहे हैं कि आप अपने बचने के लिए कोई ऐसा सामान नहीं छोड़ना चाहते हैं दुश्मन से सके, चलिए ठीक है, लेकिन आप सिटीजन को मार रहे हैं, ये गलत है। इसकी वजह से वहाँ के लोकल सिटीजन को भी मारा जा चुका था बहुत ज़्यादा और लगभग लाखों सिटीजन मर चुके थे इसमें, जबकि रसिया ने अफगानिस्तान छोड़ा था इस दौरान। तो फ्रेंड इसके बाद से 1970 में जिनेवा कन्वेंशन में इसे बैन कर दिया गया हमेशा के लिए कि इसका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। स्कॉट अर्थ पॉलिसी का कोई भी सेना इसे तरह संसाधन नहीं तबाह कर सकती है। तो फ्रेंड क्या आपको लगता कि ये जो बाइडन के लिए इतना आसान होता कि अमेरिकी बेसेस पर हवाई हमले करके उसे नष्ट कर दिया जाए? क्योंकि जब रसिया ने ऐसा काम किया था उस समय मीडिया इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं था और ना ही उतने जगह कैमरे थे कि उन्हें रिकॉर्ड करके लाया जा सके। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय मीडिया अत्याधुनिक सक्रिय है और फ्रेंड इस तरह की न्यूज़ अगर बाहर निकल के आती कि वहाँ पर हवाई हमले में अफगानिस्तान के लोकल सिटीजन भी मारे गए तो अमेरिका की इमेज को कैसा झटका लगता, अमेरिका की इमेज और ज़्यादा बर्बाद हो जाती दुनिया की नज़र में। तो इसलिए फ्रेंड उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होगा। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी तो दिखाई है सेना को निकालने में, जिसका खामियाजा पूरे अफगानिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें क्या यह पूरी तरीके बैन हो चुकी है स्कॉट अर्थ पॉलिसी, तो फ्रेंड इसका जवाब है नहीं। 21 सेंचुरी में भी इसका उपयोग हो रहा है। 20 और 19 सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, लेकिन 21 सेंचुरी में भी इस स्कॉट अर्थ पॉलिसी का उपयोग सेनाओं द्वारा करते हुए देखा गया है, जिसका फ्रेंड एग्जाम्पल है 2009 में श्रीलंकन सिविल वार। यहाँ पे भी नष्ट कर दिए गए थे संसाधन उन जगहों के जहाँ पर सेनाओं का कब्जा था और उन्होंने जब इसको छोड़ा था। और फिर लीबियन सिविल वार जो कि 2011 में हुआ था। तो फ्रेंड इस तरह की पॉलिसी वहाँ पे भी देखने को मिली थी। जो भी सेना जो वहाँ के शासक थे, आप जानते होंगे गद्दाफी उनके पक्ष में थी, उसने वहाँ से निकलने से पहले सारे संसाधन नष्ट कर दिए गए थे उनके द्वारा कि इसका इस्तेमाल जो भी सेना आ रही है उनको मारने के लिए वो इनका इस्तेमाल ना कर पाए। और इसी तरीके का फ्रेंड एग्जाम्पल एक और मिला था 2020 में नैग्रोनो काराबख वार में, जो कि आर्मेनिया से संबंधित है। इस तरह यह पॉलिसी अब भी इस्तेमाल हो रही है, आप देख सकते हैं। अब ये तरीके पूरी तरीके ये बैन नहीं है, जबकि इसे पूरी तरीके बैन करने का डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन सेनाएं अभी भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं जो बाइडन ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा। और डोनाल्ड ट्रंप यहीं भी नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद बुश और बाइडन की बहुत ज़्यादा आलोचना की। उन्होंने बुश के मिडिल ईस्ट जाने के फैसले को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का एक बहुत ही ख़राब डिसीजन था कि मिडिल ईस्ट में जाकर अपनी सेनाएं उतारने का।
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए तालिबान ने कल को अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा करके अपना झंडा फहराया तो अमेरिका की क्या इज्जत पड़ेगी बचेगी। आप जानते हैं उनका कहना है कि अमेरिका वर्ल्ड की सबसे ताकतवर सेना है, तो हाँ इसमें भी लगभग वो सही बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या इज्जत रह जाएगी उनके देश की और उनकी सेना की अगर मान लीजिए कल को तालिबान ने एम्बेसी पर कब्जा करके वहाँ पर अपना तालिबानी झंडा लहरा दिया। तो इसी के जवाब में फ्रेंड उन्होंने बाइडेन की आलोचना की और साथ ही साथ पूर्व प्रेसिडेंट बुश की भी आलोचना की। आप देख सकते हैं ये 20 वर्ष पहले उनके फैसले की आलोचना की जा रही है इनके द्वारा, ये है। और आप देख सकते हैं उनका फैसला गलत फैसला बताया गया है प्रेसिडेंट जो कि पूर्व में थे ट्रंप द्वारा कि मिडिल ईस्ट आपको नहीं जाना चाहिए था, ना ही वहाँ अपनी सेना को भेजना चाहिए था। आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने अब वर्तमान प्रेसिडेंट जो कि ये थे अशरफ गनी, अब के इनकी भी कस की आलोचना की। इन्होंने अशरफ गनी को क्रूड मैन बता दिया, मतलब एक डरपोक आदमी बताया और कहा कि उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं थी, वो हमेशा एक क्रूड पर्सन थे, वो डरपोक टाइप के आदमी थे। वो केवल किसी तरीके अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहना चाहते थे और इसके लिए वो अमेरिका के अधिकारियों को प्रसन्न रखते थे पार्टियां देकर कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जा सके और ये सत्ता में बने रहे। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ये सबसे पहले चले गए अफगानिस्तान छोड़ के और इनकी जगह वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्ला साले, उन्होंने प्रेसिडेंट खुद को घोषित किया और अभी भी देश में अपने देश के लिए लड़ रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के संगठन के साथ ताकि तालिबान से मुक्ति दिलाई जा सके अफगानिस्तान को। आपको पता होगा कि इस समय अशरफ गनी यूएई में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी की मुलाकात हुई थी तो उसी समय की ये फ़ोटो है और उसी समय ये प्रेसिडेंट ट्रंप मिले थे इनसे और इसी के बारे में इन्होंने लिखा कि ये ट्रूथ मैन है पूरी तरीके और इनमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है और ये केवल सत्ता में बना रहना चाहते थे और इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान से भागने का डिसीजन लिया और ये भागकर यूएई पहुंच गए और वहीं पर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद से इनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। आप देख सकते हैं इनके बारे में तरह तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने इसलिए देश छोड़ा है कि ताकि जो है काबुल में ज़्यादा तबाही ना हो, अगर वो वहाँ रहते तो हो सकता है इनकी भी हत्या कर दी जा सकती, जैसे कि पूर्व प्रेसिडेंट जो कि नजीबुल्ला थे अफगानिस्तान के, उनकी तालिबान ने बीच चौराहे पर लटका कर उनको मार डाला था फ्रेंड। इसकी वजह से ये काफ़ी टेंशन में थे और इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने का डिसीजन लिया था और ये अपने साथ 169 मिलियन कैश भी लेकर गए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था। लेकिन इनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं लाए, ये केवल चले आए हैं ऐसे ही और फ्रेंड इन्होंने अपने साथ ना पैसा नहीं लेकर आए हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये इतना अमाउंट लेके अपने साथ आए हैं ताकि ये आराम से रह सकें। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया था, क्यों सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने चाहिए और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अत्याधुनिक वेपनरी तालिबान के आतंकियों के हाथ में लग गई थी, जिसकी वजह से आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा दूसरी सेनाओं को। और साथ ही साथ उन्होंने बाइडेन की भी बहुत ज़्यादा आलोचना की और साथ ही साथ पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश की भी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल फ्रेंड, उसका एनालिसिस कर लिया हम लोगों ने, आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।